अचानक चट्टाक की जोरदार आवाज आई, फिर जमील की आवाज सुनाई दी। तुम मुझसे फिर झूठ बोल रहे हो और इस नवीद से तो मैं बाद में निपटूंगा। ये आखिर क्यों झूठ बोल रहा है? क्या ये भी तुम लोगों के साथ शामिल हो गया है? आप कैसी बातें कर रहे हो जमील साहब? विक्रम बुरा मानने वाले अंदाज में बोला। मैं तो पिछले कई बरस से इस मुल्क में रह रहा हूँ। मेरी मेहनत का ये सिला दे रहे हो कि मुझे पर शुबा कर रहे हो? सच और झूठ का भी पता चल जाएगा। ये विक्रम को भी मालूम नहीं है कि इसकी रेस्ट वॉच में एक ताकतवर ट्रांसमीटर पोशीदा है। वकार के फ्लैट पर जो भी बातचीत हुई है मैंने इसका एक एक लफ्ज सुना भी है और इसे रिकॉर्ड भी किया है। फिर वो विक्रम से मुखातिब हुआ, तो तुम्हें अमेरिका का वीज़ा और डॉलर्स चाहिए? इसके लहजे में तंज के साथ साथ नफरत भी थी। मैं भी वीज़ा लगाई देता हूँ। इसके लिए मुझे तुम्हारे पासपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके लिए तुम्हारी खोपड़ी ही काफ़ी है। मगर पहले मैं कामरान के इस चमचे से निबड़ लूँ। फिर वो इरफान से मुखातिब हुआ, हाँ बताओ कामरान कहाँ है? ये तो मुझे मालूम है कि वो तुम्हारे साथ ही आया है। आज मैं इसे अभी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। फिर इसने वहशियाना अंदाज में कहका लगाया और बोला, तुम्हारा क्या ख्याल था कि इतनी बातें जानने के बाद भी मैं यहाँ अकेला आ जाता? इस घर में मेरे 4 बेहतरीन आदमी मौजूद हैं। इसके अलावा बहुत से आदमी बंगले के बाहर भी हैं। उन्होंने अब तक बंगले को चारों तरफ से घेर लिया होगा। मैंने इन्हें हिदायत रखी है कि इस बंगले से चिड़िया का बच्चा भी बाहर निकले तो इसे भून कर रख दो। फिर वो कुछ तवक्कुफ के बाद बोला, आप बताओ कामरान कहाँ है? कामरान हमारे साथ आया ज़रूर था, मगर वो बंगले के बाहरी गाड़ी से उतर गया था। इसे अपने साथियों का इंतज़ार था जो पीछे 2 गाड़ियों में आ रहे हैं। इरफान ने बरजस्ता झूठ बोला। वो खासा ज़हीन आदमी था। इसने फौरी तौर पर जमील को बुरी तरह फिक्रमंद कर दिया था। और बंगले में गाड़ी से कौन उतरा था ये मत समझना कि मुझे कुछ पता नहीं है। मैंने जानबूझकर इसे नज़रअंदाज कर दिया था। वो कामरान के साथ तैमूर और साजिद थे। इरफान ने बहुत सफाई से एक झूठ और बोल दिया। खैर मैं इनसे भी निबड़ लूँगा। फ़िलहाल तो तुम्हें ऊपर पहुँचा दूँ। जमील के लहजे में सफ़ा की थी, मैं तुम्हें मोहलत ज़रूर दूंगा कि तुम कलमा पढ़ लो। इसके साथ ही ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे रिवॉल्वर का सेफ्टी केज हटाया गया हो। अचानक कोई शीशा छनाके से टूटा तो मैं बुरी तरह उछल पड़ा। एक लम्हे को मुझे ख्याल आया कि शायद जमील ने फायर कर दिया है, मगर फायर की आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। अगर वो साइलेंसर लगे हुए रिवॉल्वर से भी फायर करता तो यकीनन मैं इसकी आवाज़ सुन लेता। अचानक कोई गरजदार आवाज़ में बोला, बस प्रताप अब तुम्हारा खेल ख़त्म हो गया। रिवॉल्वर फेंक दो वरना मेरे हाथ में SIG के दूरमार ऑटोमेटिक और मोहलक राइफल हैं। वो आवाज़ तैमूर की नहीं थी, मगर मुझे जानी पहचानी लग रही थी। अब मज़ीद इंतज़ार करना बेकार ही था। मैं एकदम कमरे में दाखिल हो गया। मुझे देखकर जमील बुरी तरह चौंक उठा और यूं सहम गया जैसे इसने कोई भूत देख लिया हो। रिवॉल्वर वो पहले ही फर्श पर फेंक चुका था। इरफान ने आगे बढ़कर रिवॉल्वर उठा लिया और पेदर पे कई थप्पड़ जमील के चेहरे पर रसीद करते हुए बोला, मुझे तो कलमा पढ़ने की मोहलत दे रहा था, अब बोल तुझे मैं कितनी मोहलत दूँ? ये कहते हुए इसने रिवॉल्वर जमील की कनपट्टी पर रख दिया। अचानक खिड़की की तरफ से आवाज़ आई, मैं अंदर आ रहा हूँ कामरान साहब, फायर मत कीजिएगा। दूसरे ही लम्हे एक नकाबपोश उछल कर खिड़की के रास्ते अंदर आ गया। इसका कदो कामत और चाल देखते ही मेरे जहन में धमाका सा हुआ और मैं बेख्तियार बोल उठा, विजय ये तुम हो? मुझे खुशी है कि आपको ना सिर्फ मेरा नाम याद है बल्कि आपने चेहरा देखे बगैर मुझे पहचान भी लिया। ये कहते हुए इसने चेहरे पर बंधा हुआ रुमाल खोल दिया। वो विजय ही था, वही विजय जिसे मैं कांता की हिफाजत के लिए भारत में छोड़ आया था। वो चंद लम्हे मुझे गौर से देखता रहा, फिर वालिहाना अंदाज में मुझसे लिपट गया। इसका जिस्म होले होले कांप रहा था। फिर मुझे एहसास हुआ कि वो रो रहा है। मैंने आहिस्तगी से इसे खुद से अलहदा किया। वो वाकई ज़ारो कतार रो रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस मौके पर किस रद्द अमल का इजहार करूं। मैंने हंस कर कहा, वाह भाई विजय, मैं तो तुम्हें आयरन मैन समझता था, मगर तुम तो मुझसे मिलकर यूं रो रहे हो जैसे बरसों बाद मुलाकात होने पर 2 बूढ़ी औरतें रोती हैं। बस अब ये रोना धोना बंद करो और ये बताओ कि कांता का क्या हाल है? विजय इस दौरान मैं संभल चुका था। इसने अपने आंसू पहुँचते हुए कहा, ये बातें तो बाद में भी होती रहेंगी, फिलहाल तो आप गोपाल दास की फिक्र करें, वो किसी भी वक्त यहाँ पहुँचने वाला है। यहाँ पहुँचने वाला है? इरफान ने पूछा। मैं इंडिया से गोपाल दास का पीछा करता हुआ यहाँ आया हूँ, विजय ने बताया। वो रॉ का बाज़ाब्ता एजेंट नहीं है बल्कि भारत की एक दहशतगर्द तंजीम का रुकन है। दूसरे गैर कानूनी कामों के अलावा वो ब्लैक मेलिंग के साथ साथ किराए का कातिल भी है। इस मकसद के लिए इंडिया के करप्ट सियासतदान अक्सर इसे इस्तेमाल करते हैं। बाज़ औक़ात हुकूमती सतह पर रॉ वाले भी इससे फ़ायदा उठाते हैं। इस वक्त रॉ ने ख़ास तौर पर इसे कश्मीर से बुलाया है। गोपाल दास ने कामरान साहब की सुपारी कत्ल करने का मुआवजा 1 करोड़ रुपए एडवांस वसूल किए हैं। यहाँ रहने और खाने पीने के अलावा दीगर अखराजात इसके अलावा हैं। रॉ हर कीमत पर कामरान साहब को ख़त्म करना चाहती है। मगर ये सारी मालूमात तुम्हें कहाँ से मिल गई? मैंने पूछा। ये भी एक लंबी कहानी है, विजय ने कहा। अभी तो आप गोपाल दास के इस्तकबाल का बंदोबस्त करें, मगर तुम अंदर कैसे आ गए? इरफान ने पूछा। बाहर तो तैमूर मौजूद है। तैमूर मुझे भी अच्छी तरह जानता है, विजय ने कहा। इस वक्त विक्रम के गार्ड की जगह वही मौजूद है। तो क्या गार्ड को? नहीं, विजय ने जल्दी
जल्दी से कहा, वो बेचारा तो बेगुनाह है, मैंने इसे सिर्फ बेहोश करके इसके हाथ पांव बांध दिए हैं। अचानक मुझे विक्रम के इस घड़ी नुमा ट्रांसमीटर का ख्याल आया तो मैं चौंक उठा। मैंने मुस्तरब होकर कहा, मगर अब गोपाल दास इधर का रुख नहीं करेगा। इसने विक्रम के ट्रांसमीटर पर यहाँ होने वाली सारी गुफ्तगू सुन ली होगी। इसकी तरफ से आप परेशान न हो, विजय ने मुस्कुरा कर कहा। इस ट्रांसमीटर की रेंज सिर्फ चंद मील तक है। गोपाल दास इस वक्त पोर्ट की तरफ गया है। इसने जाने से पहले विक्रम से कहा था कि तुम अपने घर पहुंचो, मैं एक इंतहाई अहम काम के सिलसिले में पोर्ट की तरफ जा रहा हूं। मैं 2-2.5 घंटे बाद वहीं पहुंच जाऊंगा। ये सुनकर मैंने भी यहीं पहुंचने का फैसला कर लिया। मैं इससे पहले भी एक दफ़ा गोपाल दास का पीछा करता हुआ यहाँ आया था, मगर इसकी किस्मत ये अच्छी थी कि इस वक्त वो मेरे हाथ से बच गया। विक्रम, मैंने कहा, अपनी घड़ी उतार कर मुझे दे दो। मुझे खदशा था कि अगर गोपाल दास नज़दीक ही कहीं मौजूद हुआ तो सब कुछ सुन रहा होगा। विक्रम ने घड़ी उतार कर खामोशी से मेरे हवाले कर दी। मैं इसे फर्श पर डालकर रिवॉल्वर के दस्ते से तोड़ने ही वाला था कि इरफान बोला, कामरान साहब, इस ट्रांसमीटर को तबाह करने की बजाय इसका बैटरी सेल निकाल लें। ट्रांसमीटर नाकारा हो जाएगा, हम इससे बाद में भी काम ले सकते हैं। इसकी बात माकूल थी। मैंने जैकेट की खुफिया जेब से बारीक धार वाला खंजर निकाला और घड़ी का पिछला कवर उतार कर इसका सेल निकाल लिया। फिर मैं विजय से मुखातिब हुआ, तुम तैमूर के साथ बाहर का मोर्चा संभालो। गोपाल दास या कोई भी आए और इसे रोकने की कोशिश मत करना, इससे हम लोग निमट लेंगे। हाँ, अगर वो हमसे बच निकलने में कामयाब हो जाए तो इसे जिंदा मत छोड़ना। ये बात तैमूर को भी समझा देना। विजय मेरी बात सुनकर मोहतात अंदाज में बाहर निकल गया। विक्रम को तो हम जिंदा रखने का फैसला कर चुके हैं। इरफान ने मस्कीन सी सूरत बनाकर कहा, इस मरदूद का क्या करना है? इसने जमील के सर पर तराक से थप्पड़ रशीद करते हुए कहा, इसे मार के फिलहाल कहीं फेंक दो। मैंने यूं कहा जैसे किसी बिल्ली कुत्ते को मारने की बात की हो। मगर ठहरो, मैंने पैंतरा बदला। हो सकता है ये जेराल्ड और एंथोनी के ठिकाने से भी वाकिफ हो। अगर ये हमें इनका पता बता दे तो इसे भी मारने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी हमारी दुश्मनी गोपाल दास से है, इससे तो हमारी कोई दुश्मनी भी नहीं है। जमील ने हिजियानी अंदाज में कहका लगाया और बोला, तुम्हारी बातों में विक्रम तो आ सकता है, मैं नहीं आ सकता। विक्रम शायद तुमसे अच्छी तरह वाकिफ न हो, मगर मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने तुम्हारी फाइल को इतनी दफ़ा पढ़ा है कि इसका एक एक लफ्ज़ मुझे अजबर हो गया है। इसमें कहीं भी ये नहीं है कि तुमने अपने रास्ते में आने वाले रॉ के किसी आदमी को जिंदा छोड़ा हो। जमील की बात सुनकर विक्रम का चेहरा धुआं हो गया। जमील ने इतने एतमाद से ये बात कही थी कि एक लम्हे को तो मैं भी चकरा गया। चलो, तुम जिंदा नहीं रहना चाहते तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैंने बेनियाजी से कहा। फिर इरफान से मुखातिब हुआ, फिलहाल इसके हाथ पाँव बांध कर और मुंह में कपड़ा ठोंस कर कहीं फेंक दो। गोपाल से निमटने के बाद इससे भी निमट लेंगे। तुम निमटोगे गोपाल से? जमील ने इस्तेहज़ाइया लहजे में कहा, तुमने अभी शायद इसका नाम सुना है। भारत के ज़ेरे ज़मीन हल्कों में वो यमदूत यानी मौत का फरिश्ता कहलाता है। मस्तान खान भी इससे कन्नी कतरा कर गुजरता है। हुकूमत यूं ही किसी की खिदमत हासिल नहीं करती। अच्छा, अब अपनी ये बकवास बंद करो, मैं चिंचिला कर बोला। हुकूमत ने तो विनोद पांडे की खिदमत भी हासिल की थी, फिर इसका नतीजा क्या निकला? विनोद पांडे तो गोपाल के सामने बच्चा है। यार इरफान, इसे अब ले ही जाओ, कहीं मैं गोपाल से पहले इसी का झटका न कर दूं, मैंने बेजारी से कहा। इरफान इसे धकेलता हुआ दूसरे कमरे में ले गया। अब मेरी बात गौर से सुनो विक्रम, मैंने कहा, गोपाल यहाँ है तो इसे बिल्कुल एहसास मत होने देना कि हम लोगों में से कोई यहाँ मौजूद है। कह देना कि तैमूर मेरे साथ आया था और पासपोर्ट लेकर चला गया। वो प्रताप के बारे में पूछेगा तो मैं इसे क्या जवाब दूंगा? कौन प्रताप? असल में जमील का असली नाम प्रताप है, विक्रम जल्दी से बोला। कह देना कि वो अभी पहुंचा ही नहीं है। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने बंगले का ही गेट खोला हो। मेरा ख्याल है कि गोपाल दास आ गया है। मैंने जल्दी से कहा, मैं दूसरे कमरे में जा रहा हूँ, मगर वहाँ से भी तुम्हें अपनी निशानी पर रखूंगा। मेरे हाथ में कोई आम राइफल नहीं है, ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो। ये कहकर मैं फुर्ती से दूसरे कमरे में चला गया और फौरन ही इसकी लाइट ऑफ कर दी। मैंने दरवाज़ा भीड़ दिया था, मगर इसमें इतनी झुरी रखी थी कि इसमें राइफल की नाल आ सके। पोर्च में किसी गाड़ी के रुकने, फिर इंजन बंद होने और दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। इसी वक्त मुझे अपनी एक शदीद गलती का एहसास हुआ। पोर्च में प्रताप की गाड़ी भी मौजूद थी। मुझे इस गाड़ी को वहाँ से हटवा देना चाहिए था, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। अभी इसका दारोमदार विक्रम पर था कि वो गोपाल दास को कैसे मुतमईन करता है। चंद लम्हों बाद कॉरिडोर में भारी कदमों की आवाज़ गूंजी। फिर ड्राइंग रूम में दराज कदों, कामत और कसरती जिस्म का एक शख्स दाखिल हुआ। इसने जीन्स के साथ टी शर्ट और चमड़े की जैकेट पहन रखी थी। इसका रंग गंदमी था और वो खासा वजीह नौजवान था। इसके नाम से जहन में कुछ ऐसा तस्वर उभरता था कि धोती, कुर्ती और बास्केट में मलबूस कोई कमज़ोर सा आदमी होगा, जिसके गंजे सर के बीच में बालिश भर लंबी चोटी और माथे पर कुश्का होगा। मगर वो तो किसी हिंदी फिल्म का हीरो लग रहा था। इसके हर अंदाज से मुझे एहसास हो रहा था कि वो गैर मामूली आदमी है, और अगर रॉ ने इसकी खिदमत हासिल की है तो कोई गलत नहीं किया। इसे देखते ही विक्रम झपट कर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला, नमस्ते सर। नमस्ते, इसने बावकार अंदाज में जवाब दिया। फिर पूछा,
पूछा, प्रताप कहाँ है? वो तो अभी नहीं आए हैं, विक्रम ने संभल कर जवाब दिया। गोपाल चौंक के विक्रम को देखने लगा। नहीं आए हैं? मगर इसकी गाड़ी तो पोर्च में खड़ी है। मेरा मतलब है कि सर अभी इनकी वापसी नहीं हुई है। विक्रम ने बहुत सफाई से झूठ बोला। तकरीबन आधा घंटा पहले वो यहाँ से गए थे, इन्हें कोई बहुत ज़रूरी काम याद आ गया था। इनकी गाड़ी कुछ ट्रेल कर रही थी। फिर वो यहाँ से कैसे गया? गोपाल ने जीरा करने वाले अंदाज में पूछा। गाड़ी तो तुम्हारी भी मौजूद है। वो इंतहाई जीरक और मकार शख्स था, इसे धोखा देना आसान नहीं था। मैंने तो इन्हें अपनी गाड़ी ले जाने को कहा था, मगर उन्होंने कहा कि तुम्हें किसी भी वक्त गाड़ी की ज़रूरत पड़ सकती है, मैं टैक्सी से चला जाऊँगा। मैंने गोपाल के चेहरे पर बेयकीनी के तासुरात देखे। वो अचानक फिक्रमंद नजर आने लगा। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता विक्रम की तरफ बढ़ा और बोला, प्रताप ने कितनी देर में लौटने को कहा था? कह रही थी आधे घंटे में आ जाऊँगा। गोपाल ने एक कदम मजीद आगे बढ़ाया और विक्रम के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोला, तुम झूठ पर झूठ बोल रहे हो, किसका डर है तुम्हें? विक्रम बुरी तरह लड़खड़ा गया। इसने कुछ बोलने की कोशिश की मगर सिर्फ थूक निकल कर रह गया, क्योंकि गोपाल ने अचानक अजीब सी वजह का एक रिवॉल्वर निकाल लिया था। अब मैं सिर्फ सच सुनूंगा। गोपाल सफाक लहजे में बोला, मुझे बताओ तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? फिर वो रिवॉल्वर को जुम्बश देकर बोला, तुम ये भी अच्छी तरह जानते हो कि मैं सिर्फ धमकी नहीं देता हूँ बल्कि इसे पूरा भी करता हूँ। बोलो क्या बात है? मैं तो अजीब मुसीबत में फंस गया हूँ। विक्रम वहशतज़दा लहजे में बोला, मैं चुप रहूँ तो मरूँ और जुबान खोलूँ तो भी मरूँ। मुझे बताइए आखिर मैं क्या करूँ? गोपाल बुरी तरह चौंक उठा। इसने चीते की तरह जकंद भरी और विक्रम को साल लेता हुआ फर्श पर ढेर हो गया। विक्रम गड़बड़ा कर बोला, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं आपको सब कुछ। चुप रहो, गोपाल गुर्रा कर बोला और किसी छिपकली की तरह तेजी से भारी भरकम सोफे के पीछे लिंग गया। इस कमबख्त का अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त था कि अगर फौरी तौर पर कोई यहाँ मौजूद हुआ तो वो इसी कमरे में हो सकता है जहाँ मैं मौजूद हूँ। खतरे का एहसास होते ही वो इस कमरे के दरवाजे से ओझल हो गया था। मुझे बताओ विक्रम, यहाँ कौन मौजूद है? गोपाल दास गुर्रा कर बोला, मैं मरूँ या जीऊँ मगर तुम्हें ज़रूर ख़त्म कर दूंगा। दूसरे कमरे में तैमूर मौजूद है, विक्रम जल्दी से बोला। वो अब भी मुझसे बिगाड़ना नहीं चाह रहा था, इसलिए इसने मेरा नाम नहीं लिया था। और ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो हरामजादे? गोपाल का पारा एकदम चढ़ गया। और अब भी झूठ बोल रहे हो? मेरा ख्याल है कि वहाँ तैमूर नहीं बल्कि कामरान खुद मौजूद है। फिर वो बुलंद आवाज़ में बोला, कामरान बाहर आ जाओ, हम इत्मीनान से बैठ कर भी तो बातचीत कर सकते हैं। मैंने जवाब में खामोशी इख्तियार की। देखो कामरान, मेरी या तुम्हारी कोई ज़ाती दुश्मनी तो है नहीं, फिर हमें क्या ज़रूरत पड़ी है एक दूसरे की जान लेने की? मैंने दिल ही दिल में इसे इंतहाई गलीज़ गाली दी और सोचा, ज़रूरत तो तुझे है हरामजादे, तू मेरे कत्ल का भारी मुआवजा वसूल कर चुका है। इस दफ़ा भी मैंने इसकी बात का जवाब नहीं दिया। मुश्किल ये थी कि वो मरदूद ख़तरा भांपते ही मेरे निशाने की जद से निकल गया था। इसे निशाना बनाने के लिए मुझे कमरे से बाहर आना पड़ता। इस सूरत में वो फायर करने में पहल कर सकता था, क्योंकि वो खुद तो सोफे की ओट में था। मुझे यकीन था कि यूजी की ताकतवर गोली सोफे का कुशन फाड़ती हुई गुजर जाएगी, मगर इसमें रिस्क बहरहाल था। मैं सारी रात हाथ पे हाथ रखकर भी नहीं बैठ सकता था। मुझे ये भी अंदाज़ा नहीं था कि गोपाल के हाथ में जो रिवॉल्वर है वो किस नौइयत का है। इससे पहले मैंने इस साख्त का रिवॉल्वर नहीं देखा था। कामरान से तो मैं निमट ही लूँगा। गोपाल भुना कर बोला, पहले तेरा हिसाब किताब बराबर कर दूँ। इसका इशारा विक्रम की तरफ था। विक्रम अलबत्ता अभी तक मेरी नज़रों में था। इसने करीब ही रखी हुई साइड टेबल उठाई और खासी कुव्वत से गोपाल की तरफ उछाल दी। वो ऐसे रुख पर पड़ा था कि सोफे की पुश्त का हिस्सा भी इसकी नज़रों से ओझल नहीं था। मुझे गोपाल की हल्की सी करार सुनाई दी। फिर इसने विक्रम को ऐसी ऐसी नाकाबिले अशाद गालियाँ दी कि मुझे भी दांतों पर पसीना आ गया। मैंने गोपाल की इसी गफलत का फ़ायदा उठाया और दरवाज़ा खोलकर बरकी सूरत से कमरे में आ गया। अचानक गोपाल के रिवॉल्वर से एक शोला सा चमका। मैं फ़ौरन ही फर्श पर गिर गया। अगर मुझे एक लम्हे की ताख़ीर हो जाती तो मेरे चीथड़े उड़ जाते। रिवॉल्वर की गोली मेरी बजाय पुश्त की दीवार पर लटकी हुई सीनरी पर लगी। दूसरे ही लम्हे न सिर्फ इस सीनरी का फ्रेम जलकर खाक हो गया, बल्कि दीवार में भी खासा बड़ा गड़ा पड़ गया। इसने दोबारा फायर करने की कोशिश की, मगर वो इसमें पूरी तरह कामयाब न हो सका। राइफल का बट इसकी कलाई पर लगा और इसका अजीब बुझा का रिवॉल्वर उछल कर इसके हाथ से निकल गया। ज़रब इतनी शदीद थी कि गोपाल की जगह कोई और होता तो शायद चंद मिनट तक अपनी कलाई को हिला भी नहीं सकता था। गोपाल ने अपनी चोट की परवाह किए बगैर मेरी तरफ फेंकी हुई राइफल पकड़ ली और इसकी नाल का रुख मेरी तरफ घुमा नहीं चाहता था कि मैंने एक जकंद में इसे जा लिया। दूसरे ही लम्हे हम गुत्थम गुत्था हो गए। हम दोनों की कोशिश थी कि किसी तरह राइफल अपनी कब्जे में कर लें। गोपाल मेरे अंदाजे से कहीं ज़्यादा ताकतवर था। मुझे अपनी बाजुओं की कुव्वत पर बहुत नाज था, मगर गोपाल भी शायद लोहे का बना हुआ था। अगर रॉ ने इसे मेरे कत्ल पर मामूर किया था तो गलत नहीं किया था, वह वाकई इसका अहल था। इसने अचानक लेटे ही लेटे घुटने से मेरी नाफ पर वार किया। वह ज़रब इतनी शदीद थी कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। सांस गोया सीने में अटक कर रह गई। मैंने सोचा, बस मियाँ कामरान, बहुत दिन जी लिए, अब आखिरी वक्त आ पहुँचा है। तुम्हारी मौत का यही वक्त मुअय्यन किया गया था और कुदरत ने गोपाल को तुम्हारे लिए फरिश्ता या जल बना
बनाकर भेजा था। राइफल आहिस्ता आहिस्ता मेरे हाथ से निकल रही थी। बस मेरे जहन के किसी गोशे में यह ख्याल था कि अगर मुझे मरना ही है तो मर जाऊंगा, मगर इस जलील हिंदू के हाथ तो नहीं मरूंगा। मेरी तमन्नाई आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रही थी। गोपाल अगर इस वक्त मजीद एक ज़रब लगा देता तो मैं किसी केचुए की तरह इसके हाथों मारा जाता। मैंने दाएं हाथ से राइफल एकदम छोड़ दी। गोपाल के अपने ही जोर से राइफल की नाल लीवर की तरह इसके चेहरे पर पड़ी। लम्हे भर को वो चकरा कर रह गया। मैंने इसकी पेशानी पर पूरी कुव्वत से घोंसा रसीद किया। चोट की वजह से मेरे हाथ पैरों में सनसनाहट हो रही थी, इसलिए मेरे घोंसे में भी वो जान नहीं थी। यही घोंसा अगर मैं आम हालात में मारता तो इसकी खोपड़ी तरबूज की तरह बिखर जाती। इस वक्त इस घोंसे से इतना फायदा हुआ कि गोपाल चकरा कर रह गया। इसके हाथ पैर ढीले पड़ गए। मैंने झटके से राइफल इसके हाथ से छीन ली और इसकी नाल गोपाल के खुले हुए मुंह में घुसा दी। फिर मैंने सफाक लहजे में कहा, बस अब अपनी जगह से हरकत मत करना, वरना तुम इस राइफल को खूब पहचानते हो और इसकी तबाहकारी से भी वाकिफ हो। ये कहता हुआ मैं घुटनों के बल बैठ गया। गोपाल ने जमीन पर पड़े पड़े दोनों हाथ सर से बुलंद कर लिए। विक्रम, मैंने इसकी तरफ देखे बगैर इसे मुखातिब किया, इरफान को बुलाओ। चलने में बाद इरफान वहाँ मौजूद था। मैंने कहा, इस हरामजादे के हाथ पैर भी मजबूती से बांध कर यही सोफे पर डाल दूँ, मैं इससे ज़रा बातचीत करना चाहता हूँ। इरफान फ़ौरन ही वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद वो लौटा तो इसके हाथ में कई टाइयाँ थीं जो यकीनन इसने विक्रम की वार्डरोब से निकाल ली होंगी। फिर इसने बहुत मजबूती से गोपाल के हाथ पाँव बांधे और इसके पहलू में बेदर्दी से ठोकरें मारता हुआ बोला, तूने मुझे भी बहुत परेशान किया है। मैं तेरे साथ वो सलूक करूँगा कि तू मरने की ख्वाहिश करेगा, मगर मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। इसी तरह इज़ा दूंगा जैसे तूने दूसरों को दी है। ये कहकर इरफान ने इसके बाल पकड़कर इसे उठाया और सोफे पर धकेल दिया। हाँ गोपाल, मैंने तंजिया लहजे में कहा, तो तुमने मेरे कत्ल की सुपारी मुआवजा वसूल की थी। मैं तो किराए का कातिल हूँ, तो मुझे इससे ज़्यादा पैसे दो तो मैं रॉ के चीफ को या पीएम को भी कत्ल कर सकता हूँ। मेरे कत्ल के कितने वसूल किए थे? मैंने संजीदा होकर पूछा। तुम्हारे कत्ल के मुझे $5 लाख दिए गए थे। मुझे इस वक्त बहुत हैरानी हुई थी। इतनी रकम में तो लोग मिनिस्टर्स को कत्ल करने का सौदा करते हैं, मगर तुम्हारी कुछ ऐसी दहशत है इन लोगों पर कि वो किसी भी कीमत पर तुम्हारा खात्मा चाहते हैं। मैं जानता हूँ कि रकम तुमने एडवांस वसूल की है। मैंने इसकी बात को नज़रअंदाज करके कहा। हाँ, मगर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? गोपाल ने हैरत से पूछा। इसका मतलब है इन्हें पूरा यकीन है कि तुम इनका काम ज़रूर करोगे। इतनी बड़ी रकम को यूं ही तो किसी को नहीं दे सकता। मैंने आज तक कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा, गोपाल दास ने जवाब दिया। इसलिए इन लोगों ने इतनी बड़ी रकम मुझे एडवांस भी दे दी है। फिर वो कुछ तवक्कुफ के बाद बोला, मगर लगता है अब इनकी ये रकम डूब जाएगी। मुझे मालूम था कि एक ना एक दिन मुझ पर यह समय ज़रूर आएगा। कोई भी आदमी हमेशा तो नहीं जीता, कभी न कभी तो इसे हारना भी पड़ता है। हम जैसे लोग जब तक जिंदा रहते हैं खूब ऐश से जिंदा रहते हैं, फिर अचानक मौत हमें दबोच लेती है। मगर यही वक्त कल तुम पर भी आ सकता है। किस्मत हमेशा किसी का भी साथ नहीं देती। गोपाल दास वाकई जीदार आदमी था। इसे अपनी मौत का यकीन था। इसके बावजूद वह ऐसे इत्मीनान से बातें कर रहा था जैसे मुझसे महज रस्मी मुलाकात के लिए आया हो। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने जवाब दिया। किस्मत हमेशा किसी का भी साथ नहीं देती, मगर हैरत की बात यह है कि किस्मत ने तुम तीनों का साथ अचानक छोड़ दिया। अभी तो किस्मत मुझ पर मेहरबान है और आज के दिन मेरी तीसरी कामयाबी है। मैंने ब्लफ किया। तुम किसकी बात कर रहे हो? गोपाल दास के लहजे में हैरत के साथ साथ तशवीश भी थी। मैं तुम्हारे दोनों आकाओं एंथोनी और जेराल्ड की बात कर रहा हूँ, मैंने ड्रामाई अंदाज में कहा। क्या यह हैरत की बात नहीं है? अपने मुल्क के छुट्टे हुए बदमाश मेरे कत्ल के लिए मुंतखब किए गए थे। इनमें से 2 कुत्ते की मौत मारे गए और अब तीसरे की बारी है। गोपाल के चेहरे पर पहली दफ़ा खौफ के साए लहराए। तुम झूठ बोल रहे हो, इसने होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा। एंथोनी और जेराल्ड मामूली डाकू या स्मगलर नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी दहशतगर्द है। मैंने इसका जुमला पूरा कर दिया। मगर जब मौत आती है तो दुनिया की सुपर ताकत का सदर भी एक मामूली आदमी की गोली का शिकार हो जाता है। सब खेल वक्त का है माय डियर गोपाल, मैंने हंसकर कहा। अगर तुम्हें मौका मिल जाता तो वो भी इस वक्त मेरी मौत का जश्न मना रहे होते। तुम बहुत एतमाद से झूठ बोल रहे हो कामरान, गोपाल संभल कर बोला। कुछ देर पहले वो दोनों हॉलीडे इन में मेरे साथ थे। इनकी लाशें अब भी इसी होटल के एक कमरे में पड़ी होंगी। होटल की इंतजामिया को भी सुबह मालूम होगा कि यहाँ 2 आदमी कत्ल हो चुके हैं। गोपाल दास ने हिज़ियानी कहका लगाया। देखा, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया। वो दोनों हॉलीडे इन में ठहरे ही नहीं हैं तो वहाँ इनकी लाशें कैसे हो सकती हैं? वो अपने सफारत खाने में ठहरे हुए हैं, वहाँ तुम या तुम्हारा कोई आदमी पहुँच ही नहीं सकता। जवाब में मेरा कहका इससे भी बुलंद था। शायद मौत को सामने देखकर तुम्हारी अकल खबत हो गई है। मैंने ये कब कहा कि वो हॉलीडे इन में ठहरे हुए थे? क्या मरने के लिए ज़रूरी है कि मरने वाला वहीं ठहरा भी हो?
ठहरे तो तुम भी यहाँ नहीं हो, मगर तुम्हारी लाश सुबह पुलिस यहीं से बरामद करेगी। इसके पास मेरी बात का कोई जवाब नहीं था। मैंने अलबत्ता बातों बातों में इसे उगलवा लिया था कि एंथोनी और जेराल्ड कहाँ हैं। तुम जीदार आदमी हो, तुम्हें मारते हुए मुझे वाकई अफसोस होगा, मगर तुम्हें ज़िंदा छोड़ना ऐसा ही है जैसे किसी सांप को ज़िंदा छोड़ना। मैंने तुम्हारी बहादुरी के बहुत चर्चे सुने थे। गोपाल ने कहा कि तुम एक साथ 10-12 आदमियों से भिड़ जाते हो, घोंसा मार के ताकतवर सांड को मार सकते हो, वगैरह वगैरह। मुझे हसरत ही रही कि काश कभी मेरा तुमसे सामना हो, मैं भी तो देखूं कि ऐसा कौन सा सुपरमैन पैदा होगा जो मुंह से लोहे के गोले निकाल सकता है, रस्सी पर चल सकता है, सीने पर से ट्रक गुजार सकता है। मैंने इस तहज़ाइया लहजे में कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारी इस लंतरानी बल्कि चापलूसी का मतलब क्या है, मगर अफसोस कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है। तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते थे ना, मगर ये बातें अब फिल्मों में ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मैं तुम्हारी ये हसरत इसके बावजूद पूरी करता, मगर मेरे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। इसमें मुझे बहुत से अहम काम करना है। तुम्हारी लाश भी ठिकाने लगाना है। मुझे बार बार ये मत जताओ कि तुम मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ोगे। गोपाल बेखौफी से बोला, मैं मरने के लिए तो इसी वक्त तैयार हो गया था जब तुमने मुझ पर काबू पाया था। जो आदमी मरने और मारने का बिजनेस करता हो, इसके लिए चांसेस भी 50-50 होते हैं। मुझे वाकई इस बात का अफसोस है कि मैं तुमसे 2-2 हाथ किए बगैर मर जाऊंगा। फिर वो कुछ सोच कर बोला, अगर मैं तुम्हें एक ऐसी अहम इत्तला दूँ जिससे तुम्हारा मुल्क बहुत बड़े नुकसान से बच जाए तो। इसने अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।